नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रितिका थपलियाल। वक्त हो चला इस वक्त रिपोर्ट का। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच के नानपारा चौराहे के सीसीटीवी कैमरे पे अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। नानपारा के इमामगंज चौराहे के कैमरे महीनों से शोपीस बने नगर में लगे हैं और इन कैमरों के लिए किसी ने भी अभी तक कोई आवाज न उठाई। उधर नगर कोतवाल भी हाथ पर हाथ धरे सब तमाशा देख रहे हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां बलिदान दिवस पर बुधवार शाम को चित्रगुप्त मंदिर उतरौला में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं सभी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को याद कर क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीद दिवस पर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने भाषण के दौरान कहा, मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा सभी को सदैव प्रेरित करता रहेगा। खबर जौनपुर से है, जहां के मणियाहू कोतवाली क्षेत्र के ताजुद्दीनपुर गांव में स्थित अंबेडकर मूर्ति एवं बुद्ध की मूर्ति को कुछ अराजक तत्वों द्वारा बीती रात तोड़े जाने से गांव में तनाव की स्थिति बन गई। वहीं गुरुवार की सुबह आक्रोशित ग्रामीणों की सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को मूर्ति बदलवाने का आश्वासन देकर शांत कराया। सर, क्या मामला था जो ये ताजुद्दीनपुर में बीती रात में यहाँ पर धर्मेंद्र गौतम जी हैं, उनकी दुकानें बनी हुई हैं। उन बगल में बौद्ध विहार बना रखा है जिसमें अम्बेडकर जी की और गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा रखी थी। इन्हीं शरारती तत्वों ने रात में उनको क्षतिग्रस्त कर दिया। इस पर सूचना मिली, मौके पर एसडीएम महोदया, हम सारा फोर्स आया हुआ है। नई मूर्तियाँ वहाँ लगवाई जा रही हैं, व्यवस्था करवाई जा रही है। प्रशासन की मेन मांग क्या है सर? जनता की मांग वही है कि पुनः मूर्ति लगवाई जाए और उनकी सुरक्षा पुख्ता की जाए। ग्राम प्रधान से भी बात हुई, उसमें ग्रिल वगैरह लगवाने की व्यवस्था करा दी जाएगी और गश्त वगैरह इधर और बढ़ा दिए जाएंगे। क्या इन लोगों ने जाम वाम भी किया था? हाँ, सांकेतिक इन्होंने लोग विरोध स्वरूप चौराहे पर जाम किया था, लेकिन आने के बाद सब लोग मान गए हैं, समझा दिया गया है। अभी फिलहाल नई मूर्तियाँ लगवाई जा रही हैं? जी, नई मूर्तियाँ। बुलडोजर। खबर जौनपुर से है, यूपी में लगातार सरकारी बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया जा रहा है। वहीं इसी क्रम में जौनपुर जिले के औलनगंज नखास कचहरी रोड पर बरनवाल ज्वेलर्स के बड़े शोरूम पर नगर मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा सरकारी बुलडोजर चलाया गया, जिसको अवैध निर्माण बताते हुए इनके शोरूम को तोड़ दिया गया। वहीं पर नगर मजिस्ट्रेट का कहना है कि जमीन को लेकर मुकदमा 6 साल से चल रहा था, जिसके बाद जिलाधिकारी जौनपुर महोदय और नगर मजिस्ट्रेट द्वारा अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्त कराया गया है। बुलडोजर चला है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये नजूल की जमीन है, जिसको कि उसके मालिक ने खरीदा है, उस पर अपना निर्माण कराया। और जब हमारे यहाँ नक्शा पासा सेक्शन विनियमित क्षेत्र में सेक्शन 10 के तहत इसके डिमोलिशन का आदेश था। मुकदमा चला ये 6 साल बाद इनका आदेश हुआ। आदेश होने के बाद इनको नोटिस दिया गया। उस आदेश के खिलाफ आपने अपील करी जिलाधिकारी आदेश की अपील की, खुदा नोटिस दिया गया तो ये हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने ये डिसाइड किया इसके प्रधान में कि जब तक अपील का निस्तारण न किया जाए तब तक इसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई, भक्तिकरण की कार्रवाई रोक हाईकोर्ट के आदेश का समाधान किया गया और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने चूँकि आदेश नहीं किया था कि अपील के निस्तारण तक पीएम साहब ने आपके इसके मतलब पीएम साहब ने जो आदेश पहले का था उसको यथावत माना और ये माना कि नजूल जमीन पर निर्माण। उसके बाद जब साहब का आदेश जब खाली हुआ उसके बाद फिर इनको नोटिस दी गई कि भाई आप अपने आप स्वयं उनका सामान निकाले, अपने आप इसको गिरा, क्योंकि ये आपका सरकारी जमीन है। उसके विरुद्ध ना ही इनके द्वारा कोई इसके आदेश प्रस्तुत किया गया, ना ही कोई इसकी कार्रवाई पे रोकने का आदेश। पीड़ित का कहना है कि इनका हाईकोर्ट में अभी भी आज विचाराधीन चल रहा है और निश्चय के लिए तारीख आज बहस होनी है, ऐसे में इनको समय नहीं दिया गया, ये क्या कहना है? ऐसा है कि इसको जब मैंने बताया मुकदमा 6 साल से चल रहा है और 3 महीने से इनको बराबर समय दे रहा है। तो जब ने अपील पारित की थी और उसको चुनाव से पहले की और चुनाव से पहले कितना टाइम होगा? अच्छा, तो सफिशिएंट टाइम था, उस दौरान इनके पास इनको स्टे होता था। ये नजूल की जमीन है कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने इसको लिख कराया है? इस संबंध में अगर आपको कोई कागजात चाहिए तो आप कार्यालय में नहीं, ये नजूल की जमीन है, नजूल की जमीन है और इसका कब्जा बाद में नगर पालिका को दे देंगे।
खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के शाहजहांपुर इलाके में एक कलयुगी पिता ने अपनी दोनों बेटियों का गला काट दिया, जिसके बाद दोनों लड़कियों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने छोटी लड़की को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। आरोपी पिता ने नशे की हालत में इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। गांव टीले में हादसा हुआ, क्या है पूरा मामला? थाना लोनी बॉर्डर के अंतर्गत जिला शाहबाजपुर गांव आता है। आज सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी बच्चियों के ऊपर धारदार हथियार से उनके गर्दन को काट दिया गया है। पड़ोसियों द्वारा उसे पकड़ लिया गया था। पूछताछ में पता चला उसका नाम सतबीर है। काफ़ी दिनों से अपनी पत्नी से उसका विवाद चल रहा था। उस विवाद से पत्नी मायके रह रही थी। आज वो देवी पूजन के लिए गांव आई हुई थी और वो जिद कर रहा था पत्नी को अपने साथ रखने को। पत्नी नहीं मानी। इससे आक्रोशित होकर के वह चाकू द्वारा दोनों बच्चियों के गर्दन पर वार किया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गई। एक का इलाज गांव के ही जिला शाहबाजपुर के ही श्री कृष्णा हॉस्पिटल में चल रहा है। दूसरा जो ज़्यादा सीरियस थी उसे जीटीबी में भेज दिया गया। दोनों खतरे से बाहर हैं बच्चियाँ और पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर के विधिक कार्रवाई की। खबर तेलंगाना से है, जहां तेलंगाना के कतपुल्लापुर शाहपुर नगर में एक चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया है। कार ड्राइवर की मुस्तैदी के चलते कार में मौजूद लोगों को पूरी हिफाजत के साथ बाहर निकाल दिया गया है। किसी भी किस्म की जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जीदी मेटला पुलिस स्टेशन ने फायर इंजन को बुलाकर काबू पा लिया गया है। खबर उन्नाव से है, जहां आज दोपहर को मंदिर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक हाथ में तमंचा लेकर मंदिर के अंदर घुस गया। युवक ने पुजारी के साथ मारपीट की। चीखने चिल्लाने की आवाज पर मंदिर में मौजूद भक्तों में हड़कंप मच गई। युवक ने खुद को अंदर से बंद कर लिया। जानकारी मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य टीम ने आधा घंटे तक बड़ी मशक्कत के बाद दरवाजे तोड़े और युवक को हिरासत में लिया, जिसके बाद पुलिस युवक से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई में जुट गई। चुलाई सफाई कर रहे थे हम। इसके बाद में ये आजू बाजू में यहाँ कर रहा था। उसके बाद में ये अंदर आया। अंदर आने के पश्चात तोड़फोड़ शुरू कर दिया इसने। जब तोड़फोड़ शुरू कर दिया तो हमने इसको भगाने की कोशिश की। तब इसने हाथापाई करना शुरू किया। जब हाथापाई शुरू किया तब हमारे बेटे रोहित आकर के हम और दोनों लेकर के इसको बाहर निकाले। तब इसने ये तमंचा निकाला और तमंचा निकालने के पश्चात जैसे है दौड़ाया। इसमें 5-6 लोग थे। भागा यहाँ से। भागने के पश्चात मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर घुसने के बाद में तो आप कहीं देखा है क्या किया इसने? क्या किया है अंदर दान पात्र तोड़ दिए, त्रिशूल तोड़ दिया, 4 डमरू थे, डमरुओं को जला दिया, दान पात्र तोड़ करके जितना पैसा उसमें था सब कुछ सत्यानाश कर दिया उसने। और तमंचा आपके मंदिर के अंदर ही मिला। तो पंडित जी कुछ जानकारी है कौन था ये? सर अगर यही मालूम होता तो फिर क्या था? क्या पहले कभी आया है? कभी नहीं आया। अमरोहा के ब्लॉक गंगेश्वरी क्षेत्र के गांव भावली के घर में बुधवार की शाम अचानक आग लग गई, जिसके चलते घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि रजाई, गद्दे, कपड़े, चारपाई और घर में रखे 600 रुपए जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि जिस दौरान ये घटना हुई उस समय घर का मालिक हरियाणा में काम करने गया हुआ था और परिवारजन पड़ोस में चारा काटने गए थे। शाम 7 बजे का टाइम है जी। टाइम घर पे कोई नहीं था। खेत में तो खेत में ही है। मामला क्या हुआ? ये आग अचानक लगी, ना पता कैसे क्या हुआ। कि इसमें जो क्या क्या जला है? साफ कपड़े थे, 600 रुपये करीब बैग में थे, साड़ी वगैरह ही 5,000 अलग और 5,000 रुपये अलग रखे थे, वो भी जल गए। तो ये किस समय अंदर बाइक तो बच गई। किस समय आग लगी? लगभग 7 साढ़े 7 तक कटाई। शाम लगी कब? शाम। अच्छा। ये लोग कहाँ थे घर वाले? ये सब मजदूरी करने चले गए थे। आपके कौन है? ये मेरे चचेरा वाले। अच्छा। ये घर वाले कहाँ है परिवार के? और परिवार वाले भी सब मजदूरी पे निकल गए हैं। अच्छा। हाँ, जो इनके मेन आदमी था वो बाहर गया था कमाने। अच्छा।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बुधवार को जयंती मनाई गई। इस दौरान आगरा के लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर लोहिया के दिए गए आदर्शों पर चर्चा की गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती के अवसर पर अग्रवाल युवा संगठन ने कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल युवा संगठन के संरक्षक ने लोगों को संबोधित भी किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि देश को इस समय लोहिया के विचारों पर चलने की जरूरत है। युवा संगठन हर वर्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती मनाता है। इस वर्ष भी 112वीं जयंती महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में भव्य रूप से आयोजित की गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे अग्र समाज के बहुत ही समाजवादी पुरुष थे और वो है गरीबों के नेता थे, गरीबों की सेवा करते थे और संसद भवन में जब वो बोलते थे तो उनके मुकाबले में कोई संसद भवन में बोलने वाला नहीं था। 23 मार्च को डॉक्टर लोहिया जी का जन्म दिवस होता है, उनकी जयंती मना रहे हैं। 112वां जन्म दिवस है। लोहिया जी जैसा प्रखर समाजवादी ना कोई हुआ है ना होगा। उन्होंने हमेशा गरीबों की चिंता करी, उन्होंने हमेशा पिछड़ों की चिंता करी, उन्होंने वंचितों की चिंता करी। डॉक्टर अंबेडकर जी और लोहिया जी की विचारधारा लगभग समान थी और डॉक्टर लोहिया निश्चित रूप से अग्रवाल समाज में पैदा हुए। उन्होंने पूरे देश की चिंता करी, हर व्यक्ति की चिंता करी और जवाहरलाल नेहरू के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा और जवाहरलाल नेहरू की उन दोनों में तूती बोला करती थी, उनके आगे कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने उनको चने चबा दिए और उनको अपनी फूलपुर संसदीय सीट में आना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए, जबकि वो आते नहीं थे। और सबसे अच्छी बात एक और थी जो कहनी चाहिए आज की राजनीति के अंदर कि लोहिया जी और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जब चुनाव लड़ा करते थे तो चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन शाम के वक्त जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाता था साथ बैठ के चाय पीते थे और गपशप भी करते थे। ये बहुत ही अच्छे विचार है, अच्छी आचार संहिता है। इसका पालन आज के राजनीतिकों को भी करना चाहिए। आपस में बातचीत करनी चाहिए, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे के बारे में गलत बातें नहीं। आगरा में आज से यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। आगरा के 180 परीक्षा केंद्रों पर आज परीक्षाएं हुई। बता दें कि परीक्षा में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। पहले दिन परीक्षार्थी आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। आगरा में 65,359 हाई स्कूल के परीक्षार्थी और 52,254 इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 बजे से पहली पाली में हुई शुरू और इंटरमीडिएट की परीक्षा शाम की पाली 2 बजे शुरू हुई। आगरा के जीआईसी इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम बनाया गया, साथ ही नकल रोकने के लिए कई फ्लाइंग स्क्वाड भी मुस्तैद किए गए। हमारा बोर्ड का पेपर है और हम स्कूल में ले जा रहे हैं। कितनी तैयारी करी है आप लोगों ने? और बहुत अच्छी करी है और हम बिल्कुल डर नहीं रहे हैं। किस चीज़ का पेपर है? हिंदी का। कोई डर नहीं लग रहा? नहीं। किस चीज़ का पेपर है आपका? हिंदी का। हाँ। कितनी तैयारी आप लोगों ने करी थी इसके लिए? तैयारी तो हो गई। डर तो लगता होगा पेपर देने के लिए? हाँ, थोड़ा तो लगता है शुरू में। मास्क वगैरह सब लगा के तो रात भर पढ़ते थे आप? हाँ। कितना पढ़ते थे? आज तो पूरी रात पढ़े। आगरा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल आगरा में एक चोरों का गिरोह काफी दिनों से सक्रिय चल रहा था, जिसमें 4 शातिर चोरों सहित एक सुनार जो चोरी के माल को खरीदने का काम करता था शामिल थे। 5 आरोपियों को थाना न्यू आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक ये शातिर चोर 5 थाना क्षेत्रों में 16 चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। चोरों के पास से पुलिस ने 1,70,000 नगद और लाखों के आभूषण बरामद किए। एसएसपी आगरा ने चोरों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की। ये हमारी सर्विलांस टीम, न्यू आगरा के थानाध्यक्ष उनकी टीम और स्वेट टीम, इनके संयुक्त प्रयास से 4 चोर, शातिर 4 चोर और 1 सुनार जिसे माल देते थे वो गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से चोरी का 1,70,000 रुपया, सोने चांदी के आभूषण और दूसरी वस्तुएं जो चुराई गई थी वो बरामद हुई हैं। इनके द्वारा जो 16 चोरी जिनका माल बरामद हुआ है कबूल की गई हैं
और भी कितनी चोरियां इन्होंने की हैं ये इन्हें खुद भी नहीं पता है, लेकिन इतनी चोरी का माल भी बरामद हुआ और इनके द्वारा कबूल भी की गई। ये चोरियां करने के उपरांत अपना माल जितेंद्र वर्मा जो इसमें पकड़ा गया सुनारूसा दे देते थे और वो उन्हें बेच के आगे गला के बेच के फिर इन्हें पैसा दिया करता था। इनका एक तरह से चोरी का साझीदार था। ये इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये मोहल्ले में घूमते रहते हैं और जहाँ कोई मकान बंद इन्हें दिखता है उसके अंदर कूद जाते हैं। कूद के ये फिर अपना घर खंगालते हैं और उसमें जो भी मिलता है उसे लेके निकल जाते हैं। इनमें से 2 चोर वसीम और फरमान पुराने शातिर चोर हैं। 7-7, 8-8 मुकदमे इनके पास चोरी के पहले भी थे और गैंगस्टर एक्ट में पहले जेल भी जा चुके हैं। बाद में वहाँ से जमानत पर छूट कर आ गए थे और इनके द्वारा पुनः चोरी की जाने लगी। तो एक बड़ी सफलता एसपी सिटी साहब के निर्देशन में और एएसपी हरिभद्र साहब के निर्देशन में बड़ी सफलता पुलिस की है और इसके लिए मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया। ये देवरिया के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों का आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और परीक्षार्थियों की सुविधा के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने डबल लॉकर में रखे प्रश्न पत्र की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सभी कक्षाओं का अवलोकन भी किया। विद्यालय के सभी 26 कक्षाओं में वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा की शुचिता किसी भी दशा में भंग नहीं होनी चाहिए, वरना दोषी अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस पर सरकार की मंशा के अनुसार नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च अधिकारियों को क्षय रोगियों को गोद लेने का निर्देश दिया गया था। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज के सभागार में नवाबगंज थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश ने 10 मरीजों को गोद लिया है, तो वहीं अधिशासी अधिकारी सुभाष चंद्र ने भी 10 मरीजों को गोद लिया है। साथ ही उन्हें फल और प्रोटीन पाउडर बांटे गए। आपको बता दें कि भारत में क्षय रोग को जड़ से मिटाने के लिए सरकार अभियान चला रही है। इसी के तहत अधिकारियों को क्षय रोगियों को गोद लेने के निर्देश दिए गए थे, जिससे कि उन पर लगातार नजर बनी रहे और भारत में क्षय रोग को जड़ से मिटाया जा सके। आज जैसा कि सबको पता है कि 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व टीबी दिवस के रूप में विश्व क्षय रोग दिवस में इसको मनाया जाता है। तो इस मौके पर जैसे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बार जो राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार ये बताया गया कि जो ब्लॉक के या शहर के या गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा टीबी के मरीजों को गोद लिया जाए, ताकि उनके अंदर एक तो जागरूकता पैदा हो सके। टीबी अब एक लाइलाज बीमारी नहीं रही है और कई लोग जैसे गांव में टीबी को छुपा के रखते हैं, उसका जांच नहीं कराते हैं, इलाज नहीं कराते हैं। तो ये भी मानसिकता कई जगह बहुत जगह गांव में है, जबकि भारत सरकार इसके लिए टीबी को खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। टीबी का इलाज फ्री है, टीबी के मरीज को 500 रुपये पर मंथ भी दिए जा रहे हैं। और आज ये छोटा सा कार्यक्रम इसीलिए था कि लोगों में जागरूकता आए, जिससे लोग सही समय पर अपनी जाँच कराएं टीबी की, और ताकि टीबी को इस भारत से टीबी मुक्त भारत बन सके। आज कितने लोग मरीज थे यहाँ पे? आज लगभग 35 मरीज हमारे यहाँ टीबी के आए थे, तो जिनमें 50 लोगों की सूची थी। 35 मरीज ही आ पाए और उनको सभी को एक दलिया में, जैसे पैकेट में उनको चना है 1 किलो चना, 1 किलो गुड़, 1 किलो लैया, 1 प्रोटीन पाउडर का डिब्बा, कुछ फ्रूट्स, इस तरह से एक उनका पैकेट बनाया गया था जिसको वितरित किया। खबर रीवा के अमिया थाना क्षेत्र के है, जहां शिल्पी प्लाजा में संचालित इलेक्ट्रॉनिक जोन में 1 साल से लगातार काम करने वाले कर्मचारी लगातार चोरी कर रहे थे। दुकानदार छोटेलाल तिवारी की शिकायत के बाद अहमिया थाना प्रभारी की मेहनत रंग लाई। इलेक्ट्रॉनिक जोन के गोदाम से चोरी करने वाले 5 आरोपियों के साथ चोरी का भी जब्त कर लिया गया है। दुकानदार ने मामले की शिकायत दी थी कि कई दिनों से उसके गोदाम से चीजें गायब हो रही थी। शिकायत पर अमैया पुलिस ने मामले की तस्दीक करके मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई थी। जब पुलिस ने काम करने वाले कर्मचारियों से कड़ी पूछताछ की तो पता चला कि पिछले 1 साल से दुकान में ही काम करने वाले 2 आरोपी अपने साथियों के साथ गोदाम से माल चोरी करते थे और बाहर बेचते थे।
ये छोटेलाल तिवारी जी हैं इलेक्ट्रॉनिक जोन वाले, इनके मैया में एक बड़ा सा शोरूम है। इनके यहाँ पिछले 1 वर्ष से लगातार इनके जो कर्मचारी थे काम करने वाले, वो कहीं ना कहीं से कुछ लोगों के साथ मिलकर इनका सामान लगातार पार करते रहे, चोरी करते रहे। उसके बाद जनवरी में उन्होंने शिकायत की, तो उनकी शिकायत पर से थाना मैया में अपराध क्रमांक 141 दर्ज हुआ और उसके बाद पर उसमें विवेचना की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी और हमारे CSP साहब के द्वारा सुपरविजन करते हुए ये चोरी का खुलासा किया गया। इसमें करीब 110 के आसपास जो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर और भी बहुत सारे सामान थे जो चोरी हुए थे। इसमें से 110 में से करीब 49 के आसपास पुलिस ने जब्त कर लिए हैं विभिन्न अपराधियों से, और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये कैसे चोरी करते थे, क्या कैसे पता कैसे चला कि अभी तक तादाद में चोरियाँ हो रही थी अभी तक? क्योंकि वो शोरूम बहुत बड़ा था, बड़ी मात्रा में उनके पास माल रखा रहता था, तो मालिक जो छोटेलाल तिवारी उनको जानकारी में नहीं लग पाया कि माल हमारा चोरी हो रहा है धीरे धीरे कर। तो ये लोग क्या है, लोगों से एक नेटवर्क बना के बिना बिल का सामान वामान देते रहे और बाद में फिर उनसे कुछ पैसे वगैरह दूसरे रूप में लेते रहे। धीरे धीरे करके जब ये मालिक के संज्ञान में आया तो फिर उन्होंने पुलिस को संपर्क किया, पुलिस में फिर प्रकरण दर्ज कराया और उसके बाद फिर इन आरोपियों को दस्तयाब करके इनसे पूछताछ की गई, फिर इनको गिरफ्तार किया गया। जलेसर सिटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जलेसर सिटी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जलेसर सिटी रेलवे स्टेशन पर विद्युतीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते रेलवे विभाग के अधिकारियों ने टीम गठित कर रेलवे सिटी स्टेशन का निरीक्षण किया। जलेसर सिटी रेलवे स्टेशन में से एटा टूंडला जलेसर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन को और स्वच्छ बनाया जाएगा। जलेसर से टूंडला एटा तक अब तक इंजन की ट्रेन चलती थी, लेकिन अब एटा टूंडला रेलवे लाइन का विद्युतीकरण से कायाकल्प हुआ है। यूपी के बांदा में छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन न मिलने से निराशा दिखाई दी। छात्राओं का आरोप है कि मोबाइल में मैसेज आने के बावजूद उन्हें टैबलेट नहीं दिया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने बताया कि छात्राओं की संख्या के मुताबिक शासन ने डिवाइसेस उपलब्ध नहीं हो सका है, जिसके चलते ऐसी समस्या सामने आ रही है। जैसे ही बाकी के टैबलेट आते हैं, सभी छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। छात्राओं ने डीएम से मिलकर जांच कराए जाने की मांग भी की थी। वहीं महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर दीपाली गुप्ता ने बताया कि डिवाइसेस कम हैं और छात्राओं की संख्या ज्यादा है, जिससे जानकारी के अभाव में ऐसी समस्या आ रही है। सीडीओ वेद प्रकाश मौर्य ने जांच के बाद बताया कि जिले में करीब 36,000 कैंडिडेट का डाटा वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसमें करीब 33,122 स्टूडेंट के डेटा वेरीफाई हुआ था, जिस कारण दिक्कत आ रही है। देखिए, ऐसा है कि शासन की नीति थी कि स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको किया जाए, और इस जनपद में जो संस्थानों का, कॉलेजों का रजिस्ट्रेशन था, उसके हिसाब से करीब 36,000 स्टूडेंट का डाटा अपलोड हुआ था, और उसमें से जो वेरीफाई हुआ संस्थानों की तरफ से करीब 33,122 लोगों का, छात्र छात्राओं का डाटा वेरीफाई हुआ। और इस वेरीफाइड डाटा को शासन ने जो लॉक किया इनके संबंधित डिपार्टमेंट्स ने, वो करीब 32,000 के आसपास डाटा था जो लॉक था। हमको जो टैबलेट मिले और स्मार्टफोन मिले, उनकी संख्या रही है 9,500 स्मार्टफोन मिले और 1,200 टैबलेट। अब कंपेरेटिवली आप ये देखें कि हमारी नीड थी 30,000 से ऊपर की, और करीब 11,000 हमको डिवाइसेस प्राप्त हुए। एप्लीकेशन लगाए तो इसमें इनकी जानकारियों का अभाव था और कुछ नहीं था। क्या लगता है इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, शासन ने अगर कोई बात कही है तो आपको लगता है कि शासन की बात पर हमें भरोसा करना चाहिए। हमारी सरकार ने ये बात कही है कि सभी छात्र छात्राओं को मिले, तभी तो उनके डिपार्टमेंट द्वारा डाटा लॉक किया गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी शो किया गया, सभी कॉलेज वाले भी वर्क कर रहे हैं, सभी लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। बस छात्राओं में धैर्य की कमी है, जो ये बर्दाश्त उनके अंदर नहीं हो पा रहा है कि मुझे लेट क्यों मिल रहा है, पर उन्हें क्राइटेरिया नहीं पता। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।